जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। आज क्या खूबसूरती है तुम्हारी क्लास की, और तुम्हारी ऐसे ही रहनी चाहिए हमेशा और जिंदगी भर। अरे एक ना, इस माइक में तुम्हारी आवाज नहीं आती, और आए तो थोड़ा सा क्लास का अच्छा लगे। अब करें क्या? तो एक एक तारा ये लगा दिया नहीं। यहां से ये रहा। तो अपने पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश। बहुत शानदार टॉपिक है। और गुर्जर प्रतिहार वंश में आपा दो देखो, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों के कितने केंद्र थे, कितनी शाखाएं थी? दो। एक भीनमाल और दूसरा मंडोर, या मंडोर और भीनमाल। मंडोर मैंने कंप्लीट पढ़ा दी। मंडोर को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? रजिल, वेरी गुड। वाह भाई वाह। गटियाला शिलालेख की रचना किस राजा के समय हुई, या किसने करवाई? कहने याद रखो। सिंपल तो है। चलो अब मुझे ये बताओ, गटियाला शिलालेख में इनकी जानकारी मिलती है, उस राजा का नाम क्या है जिसने इसमें नाम दिया है कि यहां से ये वंश चला था। यानी प्रतिहारों का मूल पुरुष और आदि पुरुष किसे कहते हैं? हरिश्चंद्र। वेरी गुड। अब एक प्रश्न और बताओ, संगीत प्रेमी कौन था? झोट। एक प्रश्न और पूछ लूंगे अगर बुरा ना मानो तो। प्रसिद्ध वीणा वादक, क्योंकि संगीत प्रेमी और वीणा वादक वही तो था। वाह भाई वाह, ऑसम। अब एक लास्ट प्रश्न बता दो। पाउक ने विष्णु मंदिर में पाउक अभिलेख लगवाया किस राजा के समय का है? पाउक। पाउक पाउक ही है। 837। वाह यार, क्या पढ़ता है लड़का। चलो भाई, तो अब अपने आगे शुरू करते हैं नई शाखा। सभी साथी हेडिंग लगाओ। शाखा का नाम है भीनमाल। और भीनमाल जो है ये कहां पर है? जालोर में। पढ़े तो आ जाओ। देखो, ये आपको एक शासक दिख रहा है, और इस शासक का जो नाम है वो है नाग। अच्छा, ये नाग भट्ट कौन सा है? ये नाग भट्ट फर्स्ट है, प्रथम। ऐसा बताया जाता है कि ये अपना प्यारा सा राजस्थान है, यहां पर इस प्रकार से बना हुआ। राजस्थान में यहां पर इधर की ओर, यहां पर है श्रीमाल। और श्रीमाल का ही नया नाम क्या बना? भीनमाल। तो भीनमाल का प्राचीन नाम पूछे तो क्या है? श्रीमाल। ऐसा बताया जाता है श्रीमाल पर चावंड का राज था, चावंडों का। इनका राज था? चावंडों का। नागभट्ट ने आक्रमण किया और चावंडों से क्या छीना? श्रीमाल या भीनमाल। और भीनमाल छीनकर 730 ईस्वी के अंदर इसे अपनी राजधानी बनाई। अब देखो क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो कहानी आ गई कि ये भीनमाल क्यों आया। तो भीनमाल का पहला शासक बोलो कौन है? पहला राजा है नागभट्ट। और नागभट्ट भी कौन सा? प्रथम। नागभट्ट फर्स्ट। इसका कार्यकाल 730 से लेकर 760 ईस्वी तक, यानी 30 वर्ष का शासनकाल था टोटल। और 30 वर्ष के शासनकाल में इसने क्या क्या किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बातें याद रखनी है, जो एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, वो क्या क्या, तो लिखो आप कि ये सबसे पहली बात है, भीनमाल शाखा का संस्थापक है। भीनमाल के प्रतिहारों का संस्थापक कौन है? नागभट्ट, पहली बात। अब जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि प्रतिहार जो कंप्लीट वंश है उसका वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। प्रतिहार जो शाखा है, वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है?
देखो, राठौड़ वंश का संस्थापक किसे बोलते हैं? राव सिया। और वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि जिसके टाइम थोड़ा सा अच्छा समृद्ध बन गया, एक तो किसी व्यक्ति ने स्थापना कर दी और अब थोड़ा सा नाम चलने लगा कि हाँ भाई एक अच्छा फैलने लगा, तो उसके समय जो है वो वास्तविक संस्थापक होता है उसका। ठीक है, तो वास्तव में स्थापना करे। तो प्रतिहार शाखा का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम। एक प्रशस्ति है ग्वालियर। ग्वालियर प्रशस्ति में क्या जानकारी मिलती है, अब वो सुनो। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ये मैं है। मलेच्छों का नाशक। गुरुजी मलेच्छों का नाशक मतलब, मलेच्छा का नाम जो दिया है अरे इस प्रशस्ति में अरबों को कहा गया है। इसको अरब जो आक्रमणकारी थे ना उनको, यानी भारत पर, राजस्थान ये इधर की और भारत पर जो सर्वाधिक आक्रमण हुए वो इस दिशा से हुए। ये दिशा कौन सी है, उत्तर, और ये दिशा कौन सी है, पश्चिम। भारत में जो सर्वाधिक आक्रमण हुए, भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की नहीं कर रहा हूँ, भारत पर सर्वाधिक उत्तर पश्चिम। क्यों? क्योंकि भारत के नीचे समुद्र है तो इतने आक्रमणकारी नहीं आएंगे नीचे से, और उधर अपना हिमालय आ गया तो उधर से वैसे आक्रमण नहीं हो सकता। अब रही जगह इधर वाली, इधर है मैदान और हमेशा युद्ध देखना मैदानी भाग पे होंगे। आप भारत में लगभग युद्ध पे नजर मारोगे ना तो सबसे ज्यादा युद्ध आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में मैदान खुला है। जहाँ पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ है, हरियाणा में। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। त्रायण का युद्ध क्या हुआ है, हरियाणा में। तो लगभग जो है वो युद्ध आपको हरियाणा में मिलेंगे, बड़े बड़े देखने वाले। अब इधर से जब आक्रमणकारी अरब आ रहे थे तो अरबों में एक गवर्नर जिसका नाम था जुनेद। क्या नाम था, जुनेद। जुनेद गवर्नर था और जुनेद के जो उत्तराधिकारी थे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो इसने क्या किया, उनका दमन कर दिया नागाभट्ट, नागभट्ट ने। और यहां मध्य प्रदेश में इधर एक स्थान है बड़ौच। मैंने कहा था ना कि प्रतिहारों की शाखा बड़ौच भी थी, तो इन्होंने बड़ौच पर जो है वो क्या कर लिया था, अधिकार। थोड़ा गहराई में तो नहीं जा रहा, समझ में तो आ रहा नहीं था कि ज्यादा ही खुदाई कर दी आप, ज्यादा होगी, थोड़ी कम करते हैं तो सुने, कहानी सुन ले करो लेकिन प्रश्न किया है। हाँ ठीक है, इसको एक उपनाम से जानते हैं, नागावलोक। नागावलोक, इंद्र के दंभ का नाशक। इंद्र के दंभ का नाशक, बताओ किसे कहते हैं? नागभट्ट फर्स्ट को। तो भीनमाल का संस्थापक है, प्रतिहार शाखा का वास्तविक संस्थापक है, ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक। यानी जो अरब आक्रमणकारी थे ना उनको रोका था इसने, द्वारपाल का काम किया था अरबों ने। कोई मुस्लिम सत्ता जो अरब के होते हुए नहीं आई थी, अरब क्या इनके प्रतिहारों के होते हुए भारत पे नहीं आई थी। उपनाम नागावलोक। और अच्छा, मुस्लिम सत्ता भारत में कैसे आई, राजस्थान में कैसे आई, वो हम कहानी पढ़ेंगे पूरी। नागावलोक और इंद्र के दम का नाशक, ये सारे उपनाम किसके मिलते हैं, नागभट्ट के। ऐसा बताया जाता है कि नागभट्ट के काल में, अब देखो कितना शक्तिशाली राजा, ये छोटा मोटा राजा नहीं है। अपने भारत के शासक को जैसे अकबर बाबर पढ़ते हैं उनको महान पढ़ते हैं, महान बनाकर कितना बड़ा साम्राज्य था। तुम्हें प्रतिहारों का मैं साम्राज्य दिखाऊंगा, तुम खुद हैरान हो जाओगे गुरुजी मुगल काल क्या करेगा इनके आगे। तो नागभट्ट जो फर्स्ट था, प्रथम के समय चालुक्य, चौहान, परमार, राठौड़, चालुक्य, चौहान, परमार, राठौड़, गुहिल, ये सभी इनके दरबार में सामंत हुआ करते थे, ऐसा बताया जाता है। इनके प्रतिहारों के, प्रतिहारों के सामंत थे, ये बात बताई जाती है कि चालुक्य, चौहान, परमार, राठौड़, गुहिल, ये जो वंश थे ना ये इनके सामंत थे। किसके समय, नागभट्ट प्रथम के समय।
अब बात करते हैं अपनी इस राजधानी को लेकर। तो बस खत्म है नागभट्ट, सिंपल सी बात है कि नागभट्ट जो था इसने अपनी राजधानी, क्या भाई, राजधानी, तो राजधानी दो बनाई। प्रथम राजधानी जो बनाई थी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और द्वितीय भी उतनी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली जो राजधानी बनाई बताओ कौन सी? भीनमाल, क्योंकि किसको जीता था चावंडों से? भीनमाल को, और भीनमाल को अपनी क्या बना ली इसने? राजधानी। द्वितीय जो राजधानी है वो बनाया उज्जैन को, अवंतिका भी बोलते हैं इसे। तो दूसरी राजधानी किसको बनाया? अवंतिका। कहां पर है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। और भीनमाल अपना जो है वो कहां पर? जालोर के अंदर। एक चीनी यात्री था हवेनसांग, उसने भीनमाल को पीलो मोलो कहा था, पीलो मोलो कहा। और पारयात्र किसे कहा था? बेराट सभ्यता को। भूल गए क्या करवाई थी ना बेराट सभ्यता? हवेनसांग ने। लिखो, हवेनसांग ने पीलो मोलो कहा। तो ये था अपना नागभट्ट फर्स्ट। सिंपल सी बातें थे, सारी याद कर लियो, 4-5 लाइन है और छोड़ियो को नहीं है, यूं प्रश्न आ जाए एग्जाम के अंदर। तो भीनमाल संस्थापक, प्रतिहार शाखा का वास्तविक है, ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों नाशक बताया गया है, बताया इसे, ठीक है। और मलेच्छों मतलब अरबों को रोका इसने, ठीक है। उपनाम नागावलोक, इंद्र के दंभ का नाशक। नागभट्ट प्रथम के समय चालुक्य, चौहान आदि राजपूत जितने भी वंश थे वो इनके सामंत थे। राजधानी दो, पहली बोलो भीनमाल। पर्सन इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कहा था कि स्टार का मतलब तो समझते हो ना, जहां हम 1 स्टार लगाएं वो थोड़ा सा अच्छा पर्सन है, 2 स्टार लगा दें तो वो बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, 3 लगा दें तो वो तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो इसको आप 2 स्टार दे दो, 1 और 2, ठीक है। तो पहली राजधानी भीनमाल और दूसरी राजधानी उज्जैन। चलो अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार में आगे। देखो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार, ये जो यहां पर कौन सा कलर है? ब्राउन। ब्राउन बोले तो, अरे मेरे को एक बात समझ नहीं आती गुरुजी, बताओ क्या समझ नहीं आती? पहले तो मैं ये बताता हूं तुम्हें, ये जितना जो आप देख पा रहे हो इतना जो है हिस्सा वो प्रतिहारों का था, जो राजस्थान में राज करके गए थे। तो राजस्थान उस समय ये सारा राजस्थान ही था एक तरह मान लें, क्योंकि राजस्थान में जो राज करने वाले लोग हैं उनका विस्तार देखो। दिल्ली पे राज किसने किया? जो भी, जैसे बाबर ने दिल्ली पे राज किया, तो बाबर का क्षेत्र ऐसे बताते हैं, मान लो इतना बड़ा था, तो राज कहां करा? दिल्ली पर। क्षेत्र तो इसका गुण गिना जाएगा, इसने जितना जितना जीता। तो वही बात है, गुर्जर प्रतिहार यहां पर रह रहे थे लेकिन इन्होंने क्षेत्र का जो विस्तार है वो खूब किया। तो इतना क्षेत्र था राजस्थान का, देख लो। पहले अपने ऐसे बताते थे ना प्राचीन काल में कि भारत का इतना बड़ा क्षेत्र था इतने तक, तो राजस्थान भी कोई छोटा नहीं था। राजस्थान देख लो, आप देख रहे हो इतना बड़ा था एक देश। देश तो यार क्या बात करते हो, राजस्थान का क्षेत्रफल है ना जापान और जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है ना, लगभग उनके जापान। पटवारी में प्रश्न भी आया हुआ है। तो फिर अब देखो, इसराइल से 16.5 गुना बड़ा है, यानी लगभग 17 गुना हो गया। छोटा थोड़ी है राजस्थान, बावड़ो राजस्थान ही छोटो बता दियो थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, एक थोड़ा सा सेंस की बात करा, ठीक है, दिमाग की। जानवर होते हैं, जानवर, जानवरों में कि रंग देखने की क्षमता पाई जाती है। जैसे तुमने बोल दिया ये कौन सा रंग है? ब्राउन बोल दिया, तुम्हें क्या पता ये ब्राउन रंग है? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने तो नहीं बताया था, तुमसे तो इतना बड़ा बड़ा था तो पता ही हो पहला ब्राउन रंग हो। ये बताओ ये कौन सा रंग है? पीछे लाइट ऑफ करना। रुको 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 रुको, अरे रुको, आप जाओ, हाँ करो, कर दिया, 1 मिनट रुको, हो गया। अब मुझे ये बताओ, रुको, ये रंग कौन सा है? ये वाला। अब इतो कौन दिखा जितो वर्णन पहला दिखो, अब मैं देख बिल्कुल काड़ो हो गयो। अभी तुम कह रहे गुरुजी गोरा था, मैं कैमरे में देखो, कैमरे में लग रहा है, लग गया ना? अब सुनो, अब मैं ये बिल्कुल काड़ो हो गयो नहीं?
लेकिन अब बोर्ड को थोड़ा चांदना है, अब रुको, जगाओ लेट, अब गोरो क्यों हो गए? मतलब एक और तुम है ना, सारे जितने बैठे थे सारे मुझे काले दिख रहे थे, सिर्फ खेल किसका है? आंख का और प्रकाश का। अब जी रात के टाइम आपा कोई जंगल में गुजरा, ठीक है, तो जंगल से गुजरते हैं रात के टाइम, तो जंगल की पत्तियां अब जैसे अपने को हरी लगती है दिन में, दोपहर में देखें, लेकिन रात में क्या होती है? काली। तो रंग में भी इतना अंतर आता है क्या सर जी? बिल्कुल आता है भाई, रंग में भी इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। हाथी कौन से रंग का होता है? दार्शनिक जो होते हैं ना, वो कभी भी कोई बात को फिक्स नहीं बोलते कि ऐसे होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ऐसे प्रश्नों पे पूरी जिंदगी गवा दी है कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी देखो कोई चीज है वो काली हो रही है, अचानक वो व्हाइट हो रही है, तो सारा खेल जो है, रियल बात तो ये है, जो हमने देखा है रियल में वो सत्य नहीं है। अब तुमने ये देखा कि हाथी काले रंग का होता है, क्या रियल में काला होता है? मान लो हाथी तुम्हारे आगे लाल रंग का आ जाए तो तुम मर जाओगे तुम तो देखकर। सफेद हाथी का आपने नाम सुना हुआ है, काले का इतना ज्ञान है तुम्हारे पास, कभी सुना लाल हाथी होता है? कभी जिंदगी में चर्चा ही नहीं हुई अपने, और मान लो लाल हाथी जी आगे आ गए तो फिर, तो कहने का मतलब हमने जो सीखा वो ज्ञान उतना ही नहीं है। मैं तुमसे 3% पूछता हूँ, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो 3% नहीं मिलेंगे तुम्हें। पूछूं? चलो 3 ही% पूछूंगा। इसे बोलते हैं तत्व मीमांसा। इनके प्रश्नों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, कोई भी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, क्या ईश्वर है तो पुरुष है या महिला है? ठीक है, अगर पुरुष और महिला है तो कितने हैं? मतलब ज्यादा है तो उनमें फिर वाद विवाद तो है ही, जैसे आज संसार में अपने देखते हैं ज्यादा वाद विवाद है। अगर एक ही है तो वो महिला या पुरुष है? अगर मान लो आप कहते हो सर महिला है, तो वो महिला आई कहां से? तो इन प्रश्नों का जवाब साइंस नहीं मानती है। मान लो अपने मान लेते कि हाँ ये जो है वो देवता है, साइंस नहीं पूरा अध्ययन कर रही है अभी तक, इस बात का जो है वो लेख नहीं मिल रहा। पहला प्रश्न ही। दूसरा, क्या आत्मा है? एक होती है अंतरात्मा, अंतरात्मा तो चलो है, अंतरात्मा को मतलब मन की जगी बात हो है, जैसे कहते हैं मेरो मन आ बात के वो जद मत ना हाँ कर दी, बाकी मेरो इसको कोई उद्देश्य है को नहीं, तेरा हूं प्रेम करण को। तो अंतरात्मा की बात होती है, जैसे देखो दो भर्तियां आई हुई है, ठीक है, और एक पशु परिचर की भर्ती आ गई, मान लो एक नायब तहसीलदार की आ गई, या एक सेकंड ग्रेड की आ गई साथ में, और एक नायब तहसीलदार की आ गई। तो तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी नहीं यार टीचर में जो मजा है तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, और कई ये कहेंगे नहीं यार अधिकारी बने। तो वो अंतरात्मा से जो आ जाएगी ना तुम्हारा, फिर एक निर्णय चला जाएगा एक तरफ। मेरी बात समझे क्या? अंतरात्मा तो चलो मानते हैं तुम्हारे मन में है, मन की आवाज, अंदर की आवाज, आत्मा है, देखी है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है आत्मा। तो ये जो है अभी तक इन पे बातें ही चल रही हैं। तो ईश्वर आत्मा अभी तक एक शब्द और है, एक हो गया अपना ईश्वर, एक आत्मा, एक शब्द और है। तो ऐसे 3 शब्द हैं जिन पर बहुत खतरनाक तरीके से जो है शोध चल रहा है और नहीं हो रहा पूरा। तो जब कहता हूं कि आपा कदे भी कोई जवाब दे आने की, तो एकदम अचानक से नहीं दे देना चाहिए कि हाँ ये ऐसे ही होता है रियल में। आईक्यू लेवल और किसे कहते हैं कि बच्चों कोई भी बात हो सोच समझ कर बात बोली जाए कि क्या होता है कुछ। अभी तो तुम इस दौर में नहीं हो, इतना सोच समझ नहीं सकते हो कि किसी बात का जवाब कैसे देना थे, तो बस एक ही बात जानते हो, हाँ या ना। अब ये नहीं देखते कि तेरे हाँ बोलने से या तेरा जो काम कर रहा है उसके बोलने से दूसरी चीज खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात देता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो देखना, मान लो उनके पास कार है कोई, तो आपको दिखाएंगे अंकल दे दो ताल, चलती है, चला के दिखा, आप अगर चला के दिखा, अब वो चलाएगा उसे, और वो नहीं चलेगी कार, ठीक है। अब उसका दिमाग एक ही जगह, देखो उनका आईक्यू लेवल इतना ही होता है कि इसका सेल, बस उनका माइंड इतने काम करेगा इसका सेल खराब हो गया या सेल खत्म हो गया। तो उसने देखा ही ऐसा है, अपनों तो सेल खराब होता तो आप निकाल के घड़ी या रिमोट को सेल काट के वो डाल के चल गई तो भी चला देता। अब क्या करता है उसका दिमाग भी यही काम करेगा, 3-4 साल का बच्चा वो जाएगा, सेल निकालेगा रिमोट का और कार में डाल देगा, वो कार तो चल जाएगी लेकिन दूसरी चीज खराब होगी, क्या? रिमोट।
अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि ऐसे अब तुम इतना मेंटेन करके चलना अपनी जिंदगी में कि दोनों चीज़ सही रहे। तो फिर उसके लिए तुम क्या समाधान देखोगे कि दुकान पे जाएं सेल लेकर आए। तो छोटे बच्चों में इतनी ताकत नहीं होती है दिमाग में सोचने की। जब तो क्या कि हर बात होती है उसका सोच समझ कर फैसला लिया करो। तो आपनों भी मैं थाना बात जी बताओ बाठ बताओ कि आपनों जी को राजस्थान है देख लो अब तुम ये ठेठ है इन बंगाल तक और इधर ये अपने सिंध क्षेत्र तक आगे तक चला गया, मध्य प्रदेश गुजरात का बेल्ट, और इसके बाद राजा आएगा वत्सराज जैसे उसने बुंदेलखंड तक घतेड़ दिया था अपने क्षेत्र को। तो सारी पढ़ेंगे बातें, चलो देखो। तो आप अब इसके अंदर लिखो जो नया नेक्स्ट राजा है अपनों ने कौन सा पढ़ा अभी, नागभट्ट। नागभट्ट के बाद 2 नंबर शासक लिखो वत्सराज, लिखो भाई वत्सराज। वत्सराज से पहले एक शासक और हुआ था, पहले वो पढ़ाता हूँ छोटा सा। कुकुस्त, ककुस्त, ककुस्त। तो नेक्स्ट जो शासक है वो क्या है, ककुस्त। ऐसे बताते हैं कि इसने मंडोर में, कहा मंडोर, मंडोर कहाँ है, जोधपुर। इसने मंडोर में एक विजय स्तंभ बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया, और इसके नीचे एक मंदिर बनवाया। और ऐसे बताते हैं कि ये मंदिर जो है वो विष्णु भगवान का है, इससे भगवान का है मंदिर, ठीक है। कुकस जो था उसने जो ये विजय स्तंभ बनवाया था यह राजपुताने का, यानी राजपूतों द्वारा निर्मित राजपुताने का दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर बताते हैं, दूसरा सबसे प्राचीन स्तंभ। तो राजपुताने का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहां पर है, मंडोर में। अब बात रही प्रथम की, प्रथम, तो प्रथम है बयाना में, और बयाना कहां है, भरतपुर में लगा है विजय स्तंभ। बयाना भरतपुर में जो विजय स्तंभ लगा है, बयाना भरतपुर में जो विजय स्तंभ लगा है वो समुद्रगुप्त द्वारा लगाया गया था। इसके द्वारा समुद्र गुप्त, तो समुद्रगुप्त द्वारा जो है वो लगाया गया था। दूसरा शासक ये की बात याद रखनी है, कुगस्त मंडौर में विजय स्तंभ बनवाया। इसका, हाँ जी, चलो लिख लिया इतना। अब पढ़ेंगे अपने शासक वत्सराज। अब जो मेन शासक यहाँ है 3 नंबर का वो कौन है, वो अपना वत्सराज। तो हेडिंग लगाओ वत्सराज। देखो कुकुस्त का भाई था जिसका नाम था देवराज, देवराज इसका क्या हुआ, पिता। कुकुस्त का जो भाई था उसका नाम क्या था, देवराज, वो इसका पिता था। देवराज की जो पत्नी थी, या हम बात करें देवराज जो है वो वत्सराज की क्या बनेगी, माता। तो माता का नाम था भूमिका देवी, क्या नाम था, भूमिका देवी। और इसकी पत्नी वत्सराज की, पहले थोड़ा परिवार के बारे में देख लो, वो थी सुंदर देवी। कौन थी, सुंदर देवी। अच्छा ये वत्सराज जो था वो किस मत का अनुयायी था, तो शैव धर्म का, शैव मत का अनुयायी था ये। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अब इसके समय जो घटना हुई वो क्या किस प्रकार से होती है वो देखो। ये अपना भारत,
मैंने आपको एक बार बात बताई थी कि भारत में यहां इधर की ओर एक वंश राज कर रहा था जिसका नाम क्या था? पाल वंश। वेरी गुड, ये तो याद है। और यहां पर जो वंश था उसका नाम क्या था? राष्ट्रकूट। और इधर जालोर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहां पर जो वंश है वो कौन है? परतियार। और इधर एक गद्दी जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, वो कौन सी? कन्नौज। तो पहली बात जो है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वो किसके समय होता है? वस्त्र राज के समय। तो यहां पर अब हम जो मेन भूमिका निभाएंगे वो त्रिपक्षीय संघर्ष की ओर। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो कितने वर्ष तक चला था? 150 वर्ष लगभग। तो कितने वर्ष तक चला था त्रिपक्षीय संघर्ष? लगभग 150 साल तक चला था ये। अब मैं आपके आगे बात बताऊं तो राष्ट्रकूट का जो शासक था इस समय वो था ध्रुव। और पाल वंश का जो शासक था वो था धर्मपाल जी। कौन हो? धर्मपाल जी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, वो तो आपको याद होगी कि ये जो मेन कहानी होती है उस समय शक्ति का केंद्र कन्नौज हुआ करता था, दिल्ली नहीं था। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उत्तर भारत के अंदर छोटे छोटे जो है वो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से वंश उत्पन्न हुए कि हम अपना वहां पर क्या बनाए? शासन बनाए। तब कन्नौज की गद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ इन तीनों के बीच में कि कन्नौज की गद्दी कौन ले। लेकिन इनके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ निकले, क्योंकि कन्नौज पर उस समय जो अधिकार था वो इंद्रायुद्ध का था, इंद्रायुद्ध नामक व्यक्ति था, उसका अधिकार था। प्रतिहारों ने क्या किया? कन्नौज पे आक्रमण करके इंद्रायुद्ध से क्या छीन लिया? कन्नौज छीन लिया। इंद्रायुद्ध से क्या छीन लिया इसने? वो कन्नौज। और कन्नौज जैसे ही प्रतिहारों के हाथ लगा, अब इनका लालच बढ़ा कि हम प्रतिहारों पर आक्रमण करके कन्नौज छीन लेते हैं। क्योंकि जिसके हाथ में कन्नौज है, वो उत्तर भारत का जो सीन दिखाया था ना अभी आपको, अभी जो उत्तर भारत का ये सीन दिखाया था, जिसके हाथ में कन्नौज है, ये इतना जो एरिया है वो किसका होगा? उन्हीं लोगों का होगा। अब देखो फिर, तो प्रतिहारों पर आक्रमण कर दिया पहले जो है वो इस पाल वंश के शासक ने। पाल वंश के शासक ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। और जालोर का राजा कौन है? वत्सराज। पाल वंश के शासक की क्या हुई? हार। उसके बाद मौका चौका देखकर ध्रुव ने आक्रमण कर दिया जालोर पर। लेकिन बताते हैं कि वत्सराज जो ध्रुव से हार गया था, तो ध्रुव की क्या होती है? जीत। चलो अब इन पूरी कहानी को समझते हैं अपने यहां पर। त्रिपक्षीय संघर्ष किस गद्दी के लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। कन्नौज कहां पर है? यूपी में। कन्नौज यूपी में। कन्नौज को इंदिरा युद्ध से, इंदिरा युद्ध से छीना। हाँ, किसने छीना था? वत्सराज। पढ़ा रहा हूं ना आपको मैं। तो वत्सराज ने छीन लिया। लेकिन घटना क्या होती है? लेकिन घटना क्या होती है? इसके समय, इसके समकालीन दक्षिण भारत में दो क्षेत्र और थे। एक ये बंगाल वाला हो गया, जहां पर कौन सा वंश राज कर रहा था? पाल वंश। और इधर कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट वंश। बताओ अब, पाल वंश का राजा कौन था? धर्मपाल, धर्मपाल जी। और राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन है? ध्रुव। अब बताओ, वत्सराज किन से जीता था और किससे हारा था? तो धर्मपाल से जीता और ध्रुव से हारा था। कौन हारा था? वत्सराज। अब पूरी कहानी में वत्सराज की तो बता रहा हूं तुम्हें। तो इस प्रकार जो वत्सराज जो है वो हार गया। लेकिन कन्नौज पर अधिकार अभी तक किसका है? वत्सराज का। इसलिए इसे, वत्सराज को एक नाम से जानते हैं, सम्राट। क्या नाम से जानते हैं? तो प्रतिहारों में सम्राट राजा जो है वो किसे कहा जाता है? वत्सराज को। रणहस्तीन। रणहस्तीन। रणहस्तीन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? युद्ध का हाथी। युद्ध को हाथी है यो, युद्ध का हाथी। भारत को पहलो अंतरराष्ट्रीय विवाह हो नहीं, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ ना। भारत का पहला जो अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो हेलेना और चंद्रगुप्त के बीच हुआ था। तो ऐसे बताते हैं कि
चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर की बेटी तो ही है लेना। तो सेल्यूकस निकेटर जब भी हाथी देखा तो गए ही बड़ा बड़ा डांगरा के एक रूम में मारो सीरिया खा जाएगा एक दिन में। हाथी एक विशाल नायक जानवर हुआ यार। तब उसने बोला दादा तू समझो को नहीं बात, एक युद्ध में हाथी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें युद्ध का, अब हाथी क्यों बोला गया, घोड़े बोल उसका युद्ध का। ताकतवर जानवर होता है युद्ध में एक हाथी। हाथी डरपोक भी होता है। पानीपत के पहले युद्ध में हाथियों की वजह से इब्राहिम लोदी की सेना जो पीछे हो गई थी, क्योंकि हाथी बम का शोरूम मुदल गया, डर गया, वे आपकी सेना रनिंग मार ला गया। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर बोले कि मैं इतना बड़ा बड़ा डांगरा हूँ क्या करूंगा, तो वो बोले दादा सुन हाथी का महत्व क्या है युद्ध में। हाथी एक बहुत 10-12 फुट की हाइट को जानवर है। उसके ऊपर जो बैठा है उस पर कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति आक्रमण नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो ऊपर वाला भी जो है वो भी कुछ ना कुछ हाथ में भाला ले रखा है, धनुष ले रखी है, तो वो भी मारेगा उसको सीधा। जैसे एक नीचे अपने लड़ाई कर रहे हैं तो उसको तो कोई भी मार देगा। अगर एक इतनी हाइट पे है तो एक तो ये सुरक्षा है, और सामने हाथी के कोई आक्रमणकारी जो है वो सीधा आ नहीं सकता। महाराणा प्रताप चेतक वो पैर कटा था, वो हाथी कारण नहीं कटा था। मर्दाना हाथी पे बैठा था मान सिंह। तो हाथी के सामने कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि हाथी की सूंड होती ना भी हथियार लगड़ा होता, और जो यहाँ घुमा दी हाथी सूंड, क्योंकि हाथी आक्रमण करने थोड़ी ना देगा, बचाएगा अपने आप को, जानवर है वो तो। और जी एक धरती पट कान पे चित हो जातो बैठी। अब गुरुजी साइड आक्रमण बिया को नहीं हुआ, सामो वो सूंड मार दे, मान ले पिछू आगे में मार दिया तो हाथी हाथी की पूछ भी इतनी खतरनाक है, घूम गई पट देनी सी पड़ जाए कान पे, 7 दिन तक तो नहीं उठा आदमी। तो हाथी को युद्ध में एक विशेष महत्व हो। जब वो बोलियो अरे अरे डांगर तो काम गए दे दियो मैंने, तो 500 हाथी दिया भी ने। तो युद्ध का हाथी किसे बोला जाता है, वत्सराज को, रन हस्तीन, है ना। अब इसने क्या किया, वत्सराज ने, आगे लिखो वत्सराज के बारे में। एक स्थान है ओसिया, नाम सुना है ओसिया का। ओसिया का एक नाम हो रहा है उकेश पाटन। उकेश पाटन या पटन भी बोल दो, केश पटन। ये कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण में। और ऐसे बताते हैं कि यहां पर महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। किस स्वामी का, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था, वत्सराज ने। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए महावीर स्वामी कौन है। जैन धर्म पढ़ो है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो मंदिर है वो बनवाया, ऐसे बताते हैं कि यह पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। तो इसका मतलब ये प्रश्न बनता है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है, वो अपना यही है, प्राचीन जैन मंदिर। तो लिखो इतनी बात एक बार। पिता का नाम देवराज, माता भूमिका देवी, पत्नी सुंदर देवी। सम्राट रणहस्तिनी का उपनाम है। त्रिपक्षीय संघर्ष 150 वर्ष चला था, तीनों के बीच हुआ। पाल का राजा हारा था, ध्रुव जीत गया था इससे। इंदिरा युद्ध को हराकर कन्नौज छिना था। ओसिया उपकेश पाटन में महावीर स्वामी का मंदिर बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो यहां मैं स्टार दे रहा हूं एक, तो इसका मतलब ये इंपोर्टेंट है। लिख लिया। अब ओसिया के नीचे आप लिखो, ओसिया को अंडरलाइन करते हुए, ओसिया जो था ना, ओसिया ये प्रतिहार वंश का केंद्र था। तो अब आपसे अगर पूछ ले प्रतिहार वंश का केंद्र, तो वो कौन था। तो प्रतिहार वंश का जो केंद्र था, प्रतिहार वंश का जो केंद्र था वो ओसिया को माना जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वरम, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, ओसिया। ओसिया कहां पर है, जोधपुर में। और ऐसे बताते हैं भुवनेश्वरम का मतलब क्या, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है।
तो यहां पर ओसिया में दो एक जैसे मंदिर नहीं मिलेंगे आपको। दो एक जैसे मंदिर राजस्थान के किस स्थान पे नहीं है? ओसिया में। इसलिए इसे बोलते हैं राजस्थान का भुवनेश्वरम। यहां पर एक विशेषता है कि दो एक जैसे मंदिर नहीं मिलेंगे। जी हाँ, एक देवता का दो मंदिर कौन मिलेगा था ओसिया के अंदर। अब बात करते हैं इसके दरबार में कौन कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, संभावना है भाई इसकी। इसका दरबारी जो है, एक का नाम है उद्योतन सूरी। हाँ, उद्योतन सूरी इसके दरबार में था। और एक है जिन सेन सूरी। एक उद्योतन सूरी है और दूसरा जिन सेन सूरी। इसने जो ग्रंथ लिखा वो 778 ईस्वी में। इसने जो ग्रंथ लिखा वो 781 ईस्वी में। देखो भाई मेरे भाई, उद्योतन सूरी ने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था कुवल्य माला। कुवल्य माला ग्रंथ। और हरिवंश पुराण जो ग्रंथ लिखा था, हरिवंश पुराण, बताइए वो किसने लिखा था? वो लिखा था जिन सेन सूरी ने। और ये जियोग्राफी एक भर्ती आई थी बीच में, सब्जेक्ट से अपने पेपर दे रहे थे ना, कोई मेरे को शायद नाम, कुवल्यमाला आरएस प्री में भी था। और उसमें एक प्रश्न ये आया था कि इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर 18 भाषाओं का प्रयोग किया गया। कोई प्राचीन काल के आपको ऐसे ग्रंथ बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए जिसमें इतनी इतनी भाषाओं का प्रयोग किया है। तो राजस्थानी भाषा कोई सामान्य भाषा को नहीं है अपनी। तो याद रखना, इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया? 18 भाषाओं का प्रयोग। उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ में 18 भाषाओं का यूज किया। और जिन सेन सूरी 781 में हरिवंश पुराण लिखो। ठीक है, तो ये दोनों जो रचनाएं हैं वो याद रखना किसके काल की है? किसके काल की है? वत्स राज के काल की। लिख लो जल्दी जल्दी। अब अपने इसके बाद एक नया शासक पढ़ेंगे, वो भी शानदार और खतरनाक शासक है। करें? अब लिखो नीचे नया राजा नागभट्ट द्वितीय। 4 नंबर राजा हो गया ना। तुम कोई स्कीम मत कर देना भाई, राजा मागी था ना, स्कीप करके लिखाऊं ला रहे हूं। पहले थे और कम कर दियोगे, गुरुजी ज्यादा लिखा दियो। तो नागभट्ट द्वितीय। सबसे पहले लिखो इसकी उपाधि क्या धारण की थी। तो इसकी उपाधि थी परम भट्टारक। परम भट्टारक। महाराजाधिराज परमेश्वर। ये इसकी क्या थी भाई? उपाधि। देखो अपना नागभट्ट जो जालौर का राजा है, लेकिन ऐसे बताते हैं कि इसके समय अपना जो क्षेत्र है वो कन्नौज तक विस्तार हो गया था। कन्नौज पर मतलब अपना पूरा तरह से अधिकार हो गया था। तो यहां पर इधर है कन्नौज, और यहां पर इधर जो जालौर पे राजा है वो कौन है भाई? नागभट्ट द्वितीय। तो देखो ऐसे बताते हैं कि पहले जो नागभट्ट ने आक्रमण किया था ना कन्नौज पर, तो यहाँ का राजा गोविंद राय के नाम से था। ठीक है, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ये भी एक ताकतवर शासक था। तो गोविंद तृतीय जो जीत जाता है और नागभट्ट हार जाता है, तो नागभट्ट वापस यहाँ आ गया। कुछ समय बाद एक ऐसा पारिवारिक मामला हुआ नाग इसके गोविंद के घर में, इस कारण ये पारिवारिक मामले से परेशान हो गया और इसने कन्नौज छोड़ दिया एक तरह से। फिर कन्नौज पर जो अधिकार हुआ उस व्यक्ति का नाम था चक्रायुध। कन्नौज पर जो व्यक्ति आया उसका नाम क्या हुआ? चक्रायुध। तब
ये पारिवारिक मामले में उलझा रहा तो इस नाग भट्ट ने मौका चौका देके कन्नौज पे आक्रमण कर दिया और चकरा युद्ध को हराकर कन्नौज को जीत लिया। तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नाग भट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। अच्छा, कन्नौज छीना किसने, किससे था इसने? कन्नौज चकरा युद्ध से जीता और कन्नौज चकरा युद्ध से जीतकर, कन्नौज चकरा युद्ध से जीतकर अधिकार कर लिया नागभट्ट। चलो नागभट्ट पूरा पढ़ते हैं, बाकी देखेंगे कल अपने, ठीक है। इसकी जितनी भी ये उपलब्धियां हैं, क्योंकि इसने एक उपाधि धारण की थी कर्ण की, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न भी। उपाधि कौन सी धारण की? तो कर्ण की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। पहला तो वो दिखा दिया, ये द्वितीय है। नागभट्ट द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? कर्ण की। चलो अब आगे लिखो नागभट्ट द्वितीय में। इसके काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश बन चुका था प्रतिहार। प्रतिहार एक काल में सारों बड़ो राजवंश उत्तर भारत के अंदर बन चुके हो। इसने उपाधि कर्ण की धारण की। गुरुजी इसने जो उपलब्धियां हासिल की थी, उपलब्धियां, इसकी उपलब्धियों का उल्लेख कहां मिलता है? तो उपलब्धियों का जो वर्णन मिलता है वो ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति। अच्छा एक प्रश्न बताओ, मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट फर्स्ट को, उसको किसमें कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मलेच्छों का नाशक। वो लिख दी थी क्या बात ग्वालियर प्रशस्ति में? कहा हाँ, ग्वालियर प्रशस्ति में लिख दी थी। अब आगे लिखो। देखो इतिहास तो यही चला हुआ अपने, क्योंकि मैं कहानी वगैरह है तो सारो मेंटेन करके, इसी तो था ना, मैं मेन मेन बातें लिखा दूंगा तो समझ को नहीं आओ की भी। कहानी बतानी जरूरी है क्योंकि पता लगे कि राजस्थान में वास्तव में इतना खतरनाक खतरनाक जो है वो राजवंश राजा होया। पूर्व आपा राजस्थान को इतिहास पढ़ना और मान लो भी थे कोई 10% बातें सीखी और वे जीवन में प्रयोग करो तो बहुत बढ़िया बात है। पढ़ाई को तो मैं तब हो ही गए हो आपके साथ, और अपने जीवन में भी थोड़ा यूं मैं तब और सीखने भी लगू। तो उपलब्धियों का जो वर्णन है वो किसमें? ग्वालियर प्रशस्ति में। और लास्ट बात लिखो, इस भाई ने 833 ईस्वी में सारा साम्राज्य को त्याग पाठ कर गंगा जल में समाधि ले ली। गंगा के जल में क्या ले ली? समाधि। तो गंगा जल में क्या ली? समाधि। तो ये है अपना नागभट्ट द्वितीय। एक शासक और करा दूं अगर कहो तो। देखो रामभद्र, बस लास्ट वाला लिख लो। रामभद्र। देखो रामभद्र के समय दो ही बातें हैं। पहली बात, इसके समय जो है साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया। साम्राज्य का विघटन शुरू, बताओ किसके समय हुआ? इसका बेटा था जिसका नाम था मिहिर भोज। क्या पापों के साम्राज्य ने खत्म करके छोड़ा हो? तो मिहिर भोज ने पिता को मार दिया। पिता का नाम क्या है? और पिता को मारने वाला इतिहास में कहलाता है पितरंता। तो प्रतिहारों का पितरंता कौन है? कल पढ़ेंगे सारा बाकी मिहिर भोज की कहानी से, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास कैसी लगी? मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बस इसको रिवीजन एक बार है ना पढ़ लिया करो, उसको पीछे बढ़ा, ऐसे मत आगे आगे बढ़ा करो, सांस रखा करो अंदर, थोड़ा सा पीछे होकर इसको पढ़ने की ताकत रखा करो, सब याद हो जाएगा, पूरा इतिहास टिप्स भी होगा। आज के लिए जय हिंद, अपने मिलते हैं अगली क्लास में।